नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भूगोल। और भूगोल के अंतर्गत जो देख रहे हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल है। और यह लेक्चर जो है पीटी स्पेशल है यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष है। और यह लेक्चर देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ल्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यानी कहने का आशय हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ री एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह लेक्चर भूगोल का, जिसके अंतर्गत हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को इस लेक्चर में देख रहे हैं। इसके अलावा देखें तो एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जीपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करें। यह बेस्ड ऑन माइंड मैप है। यह ध्यान दें कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर जो है हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के संपूर्ण टॉपिक जो कि पीटी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको हमने अभी चर्चा किया है, जिसमें मुख्य रूप से आरओ एग्जाम 2023 और एसपीएससी सारे एग्जाम के लिए जो बेस्ड ऑन माइंड मैप हिस्ट्री है उसको इस चैनल पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सारे नोट्स उपलब्ध हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप पर। कहने का सही हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 आयोजित की जाने वाली 27 जुलाई 2025 को है। इसके अंतर्गत जो इतिहास है, इसमें इंडियन हिस्ट्री के जो पीटी स्पेशल के पार्ट थे बेस्ड ऑन माइंड मैप, उसको हमने इस लेक्चर पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना करके यानी इस चैनल पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया, जिसके अंतर्गत इसका इंडेक्स में भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए, सारे टॉपिक महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में भी इस चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड है। आधुनिक भारत पर भी जो महत्वपूर्ण लेक्चर हैं वो इस बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हिस्ट्री का जो भी पार्ट है यानी जो लेक्चर है उसको आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वर्तमान लेक्चर जो आधारित है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आधारित है, इसको देख सकते हैं। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को यहाँ पर देखें तो इसमें जो है बेस्ड ऑन माइंड मैप इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रथम 7 टॉपिक दिखाए जा रहे हैं, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। आज जो करंट लेक्चर देखें तो 8वीं टॉपिक है, जिसमें जलमंडल, विश्व के महाद्वीप और विश्व के आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल जो अविशेष हैं, तो इसको इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद जो होगा इंडियन ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक 10 टॉपिक दिखाए गए, सारे टॉपिक महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद पीवाईक्यू होगा यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जो पीटी एग्जाम पूछे गए उस पर विस्तार चर्चा हर सही व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से एक गहन दृष्टि के रूप में इसको आप देख लें कि जो पूर्व के लेक्चर बनाए गए हैं जिस नोट्स पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप के नोट्स पर आधारित, वो सारे नोट्स आप एक गहन दृष्टि के रूप में यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखें विश्व भूगोल के अंतर्गत यानी ये सारी जानकारी हम इस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आप इसको एक गहन दृष्टि के रूप में इस सारे नोट्स को एक सर से निगाह से देख सकते हैं। तो ये सारे जो नोट्स हैं इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। और ये पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो भी सिलेबस आरओ के लिए निर्धारित किए गए, अपर पीटी के लिए निर्धारित करें या एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के निर्धारित किए गए हैं, ये सारे जो टॉपिक हैं इसमें कवर किए गए हैं। तो आप इसको जो है सर से निगाह गहन दृष्टि के रूप में इसको देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इसको सर्च करके इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। यानी सारी जानकारी दी जा चुकी है पूर्व के लेक्चरों में। आज का जो वर्तमान लेक्चर देखें तो वह जलमंडल है। जलमंडल का भी कुछ हमने देख लिया था। इसमें महासागरों का क्षेत्रफल था, आयतन को हमने देख लिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इसका क्षेत्रफल क्या है इसको हमने समझ लिया। इसके बाद ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दे चुके हैं। इसके बाद महासागरीय गर्त को भी हमने पूर्व के लेक्चर में देख लिया है। तो थोड़ी जानकारी इसको महासागरों के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा इसका विस्तार कर लेते हैं। तो इसमें जो अन्य सोर्स से जानकारी को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखें जलमंडल जो है यह ध्यान दें कि संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में 60 यानी उत्तरी गोलार्ध में देखें 60.7% और दक्षिण गोलार्ध में 80.9% भाग महासागरों से ढका हुआ है। यहाँ पर इसमें दिया गया है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल जो महासागरों में है। यानी महासागरों में देखें तो पृथ्वी पर जितना भी जल है 97.5% जल महासागरों में जो खारा है।
जल राशि का मात्र 2.5% यानी 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है जो पीने योग्य है। तो यहाँ पर समुद्र के बारे में देख लें तो समुद्र जो होता है तीन तरफ जल से घिरा हो, यानी समुद्र क्या होता है, तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से घिरा हो, उसे समुद्र कहते हैं। और महासागरों की औसत ऊंचाई 3800 मीटर और स्थल की औसत ऊंचाई जो होती है 840 मीटर होती है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, एक तापमान, एक लवणता। और महासागर किसे कहते हैं तो जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का, यानी हाइड्रोस्फीयर हम देख रहे हैं तो जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, महासागर यानी ओशन कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और खाड़ी किसको कहते हैं तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर, यानी समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे किसे कहते हैं, यानी बे इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है, एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला होता है, उसे बे कहते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कि प्रशांत महासागर है, इसके बारे में यहाँ पर संक्षेप में दिया गया। इसका क्षेत्रफल कितना, आयतन कितना कवर करता है, तो ध्यान दें कि अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का, यानी धरातल का 1/3 यानी 1/3 भाग ढकता है, यानी 1/3 भाग जो है प्रशांत महासागर ही ढकता है पूरे धरातल का। इसका क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है, यानी 16,52,46,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल के अधिक है, यानी इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। यानी स्थल का क्षेत्रफल हम देखा था कि जो स्थल है, स्थल को यहाँ देखें तो कितना स्थल इसमें है, यह आपका 29.2 भाग पर स्थल है। यानी इसमें देखें जो स्थल है 29.2 भाग पर स्थल का विस्तार है और जो है 70.8% भाग पर क्या है, जल है। तो इसमें देखें जो ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर जो है इसकी आकृति त्रिभुजाकार क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। संपूर्ण स्थल कितना है, 29.2% भाग पर स्थल है और इससे जो ज़्यादा, और जो जल कितना है 70.8% भाग पर जल है। तो जो यह है प्रशांत महासागर है, यह संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरूमध्य तथा आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, यानी इसका शीर्ष जो है, यानी प्रशांत महासागर का शीर्ष जो है बेरिंग जलडमरूमध्य पर है तथा आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर की लंबाई कितना, 16,000 किलोमीटर से अधिक है। इसके पश्चिम में, यानी प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता, इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर, पश्चिमी भाग में इसमें बेरिंग सागर, ओखोत्स्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7,300 मीटर है। हालांकि आगे इसमें नोट्स में है, उसको हम कवर करते चलते हैं। तो यहाँ पर देखें ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं। इसमें जो महासागरीय गर्त हैं इसमें देखें तो प्रथम जो 5 जो महासागरीय गर्त में प्रशांत महासागर में ही है, देख सकते हैं गहराई के रूप में। और छठा जो सबसे गहरा अटलांटिक महासागर में प्लूटो गर्त है। और 7वां देखें तो हिंद महासागर में ये सुंडा गर्त है, हिंद महासागर में सुमात्रा के निकट, इसका 7,725 जो है मीटर गहराई है। इसके बाद यहाँ नीतल पहाड़ियाँ दी गई हैं और यहाँ द्वीप दिए गए हैं, द्वीप को देखा जा सकता है। फिर अंतर सागरी सिकंदरा है, इसके बाद ये महासागर आते हैं। तो महासागरों का हम यानी द्वीपों को थोड़ी सी देख लेते हैं। तो द्वीप को देखें तो यह है कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ भूभाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ द्वीप कहलाता है। यानी समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ भूभाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ द्वीप कहलाता है। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के कारण होती है। कुछ द्वीप प्रवाल द्वारा निर्मित भी होते हैं। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है। लक्षद्वीप समूह क्या है, प्रवाल से निर्मित है। अनेकों द्वीपों के समूहों को आर्कपेलगो कहते हैं, जैसे इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार। यानी अनेकों द्वीपों के समूह जो आर्कपेलगो कहलाते हैं, जैसे इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आर्कपेलगो हैं। अंतर सागरी कंदरा देखें तो इसमें दिया गया है कि ये सारी जानकारी महासागरीय इंतल पर जलमग्न तीव्र ढालों द्वारा गहरी तथा संकरी घाटियों अथवा गहरे गार्जों को कैनियन कहते हैं। सबसे अधिक कैनियन प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। सागर के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। इसके नाम बेरिंग, प्रिवलाक तथा जिमचुंग कैनियन है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन है।
विभिन्न महासागरों के निकल उच्च आवाज को देख सकते हैं। तो इसमें देखें प्रशांत महासागर पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। तो पृथ्वी पर चार प्रमुख महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, हमने देख लिया। यह जो है 1/3 भाग धरातल का ढकता है और यह जो स्थल यानी जो हमने देखा कि लगभग जो 29% पर जो स्थल है उससे भी अधिक क्षेत्रफल जो है इस प्रशांत महासागर का है। इस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। यहाँ मग्न तटों की चौड़ाई 160 से 1600 किलोमीटर तक है, किंतु पश्चिम के तटीय भागों में 80 किलोमीटर तक है। अटलांटिक महासागर के बारे में देख लें तो इसमें नोट्स में दिया है, अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी अक्षर के यस जैसी है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इसके बाद दूसरा महासागर यह अटलांटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/6 है। इस प्रशांत महासागर क्षेत्रफल का आधा है। हमने देखा कि जो प्रशांत महासागर था संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल 1/3 था, तो ये इसका आधा हो जाएगा यानी 1/6 है। इसकी सबसे अधिक चौड़ाई 25 उत्तरी अक्षांश के निकट लगभग 6000 किलोमीटर है। इस महासागर में बेसिन की प्रमुख स्थलाकृतियां मध्य अटलांटिक कटक है। इस कटक का उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी और दक्षिण भाग चैलेंजर श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। एसोस द्वीप समूह को पीको द्वीप मध्य अटलांटिक कटक का सर्वोच्च भाग है। और हमने देखा कि पोर्टो रिको और दक्षिणी सैंडविच अथवा रास अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त हैं। अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रमुख प्रवाल है। अटलांटिक महासागर में जो बरमूडा है प्रमुख प्रवाल द्वीप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंट हेलेना, त्रिस्ता, डिकुन्ना, असेंशन, गुआ आदि प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप इसमें हैं। इस महासागर में विद्यमान प्रमुख सागर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस महासागर में विद्यमान प्रमुख सागर जो हैं कैरिबियन सागर है, आयरिश सागर, उत्तरी सागर और सारगैसो सागर और वेडेल सागर है। इसमें जो सारगैसो सागर, इसको समझ लेते हैं, एग्जाम में अक्सर ये पूछता है सारगैसो सागर। तो देखें उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाले जलधाराओं के मध्य स्थित शांत व स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, ध्यान देना है, गल्फ स्ट्रीम किनारे तथा उत्तरी विश्ववित धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। सारगैसम जड़ विहीन घास है। सारगैसो सागर क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% है। वो औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मिलती है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सारगैसो जो सागर है इसको महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। हमने देखा कि यहाँ जो धाराएं होती हैं उसमें जो गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम और जो है विश्ववत धाराएं यहाँ प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं बहती हैं और किनारी जो है जलधारा वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं बहती हैं। आगे हम इसमें देखेंगे। अब चलते हैं हिंद महासागर को समझ लेते हैं। हिंद महासागर देखें तो इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं और ध्यान दें कि एकमात्र यह महासागर है जो किसी देश के नाम पर है और वो देश भारत है, यानी इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। इंडियन ग्रेट ओशन है। यह अर्ध महासागर भी इसको कहते हैं। यह क्षेत्रफल और विस्तार दृष्टि से पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा बड़ा महासागर कौन है? यह हिंद महासागर है। इसकी औसत गहराई देखें 3,950 मीटर है। इसके नितल पर अनेक चौड़े जलमग्न कटक है। एक प्रमुख जलमग्न कटक उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण में अटलांटिक महाद्वीप तक फैला हुआ है, यानी भारत के कन्याकुमारी से दक्षिण अटलांटिक महाद्वीप तक फैला हुआ है। इससे उत्तर में लक्षद्वीप चागोस कटक, मध्य में सेंट पाल कटक, दक्षिण में एस्टर्डम सेंट पाल पठार के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप देखें, यानी इस महासागर में हिंद महासागर में प्रमुख द्वीप कौन है? तो मालागासी द्वीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछेगा मालादीप कहाँ पर है, तो यह हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप में है। श्रीलंका तो है ही, सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा है, जंजीबार है, कोमोरो है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, यानी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित कौन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कारक जो इसमें दिखाए गए हैं, ये सारे कारक इसमें शामिल हैं। एक अक्षांश से फिर लवणता, महासागरीय धाराएं हैं, प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल है, स्थल एवं जल का असमान वितरण है, सनातनी पवनें हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटती जाती है। महासागरों में सतही जल का तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जब स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती हैं तो ये हवाएं तट से सागर की ओर अपने गर्म जल को ठंडा, यानी जल को बहा ले जाती हैं। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आ जाता है, जिस कारण यहाँ का तापमान कम हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ हवाएं तट की ओर चलती हैं वहाँ तटीय क्षेत्रों में गर्म जल राशि एकत्रित हो जाती है। तो ये प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय
जलीय तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण देख सकते हैं। इस प्रकार से वितरण, जैसे समुद्र की गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आ जाती है, महासागरीय जल का स्तरण होता है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें देख सकते हैं कि गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और इसकी मोटाई यहाँ देख सकते हैं। महासागरीय जलीय तापमान का क्षैतिज वितरण को इसमें देखा जा सकता है। जैसे कटिबंध के अधिकांश भागों में महासागरीय जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सारी जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी उसको हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान यहाँ समझ लेते हैं। तो महासागरों का औसत वार्षिक तापमान क्या होता है? 17.2 डिग्री सेल्सियस है। उत्तरी गोलार्ध में औसत 19.4 डिग्री सेल्सियस, तो दक्षिण गोलार्ध में जो होता है औसत से कम होता है। यानी औसत से ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में, यानी तापमान ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध का होता है, और दक्षिण गोलार्ध में औसत से कम तापमान पाया जाता है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक में स्वच्छ जल की पूर्ति, सागरीय धाराएं, वाष्पीकरण की मात्रा होती है। लवणता का वितरण देख सकते हैं। खुले सागर की लवणता, ये सारी जानकारी इसमें दी जा चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। आंशिक रूप से गृह सागर की लवणता को यहाँ देख सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता सागरों एवं झीलों में पाई जाती है। यानी खारापन जो है सर्वाधिक सागरों और झीलों में पाई जाती है। जैसे वान झील तुर्की में 330% जो है लवणता है। मृत सागर जो जॉर्डन में है, जॉर्डन, इजराइल और फिलीपींस में मृत सागर है, इसमें 240 है, दूसरा सबसे लवणीय है। इसके बाद ग्रेट साल्ट झील यूएसए में 220 है यहाँ पर लवणता। लवणता का क्षैतिज वितरण यहाँ पर दिया गया है। यानी लवणता कहाँ सर्वाधिक है उसको देख सकते हैं। तो अक्षांश के रूप में देखें तो सर्वाधिक लवणता आप यहाँ देख सकते हैं किस अक्षांश के बीच में पाई जा रही है, और सर्वाधिक लवणता यहाँ पर देखा जा सकता है कि वान झील तुर्की में है। यानी अक्षांश यहाँ देखें तो 70 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। लवणता का रेंज 30 से 31 है, और 50 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये 33 से 34 है, यानी बढ़ रहा है, ध्यान देना है। इसके बाद 40 से 15, यानी अक्षांश में जो है हम नीचे आ रहे हैं तो लवणता की मात्रा क्या है? बढ़ रही है। यानी जो है हम 0 डिग्री के आसपास, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पास आ रहे हैं, लवणता हम देख रहे हैं वृद्धि होती जा रही है। यानी 15 तक आ गए, फिर 15 से लेकर 10 दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में देखें तो ये स्थिति है। और इसके बाद अब जो है यहाँ पर बढ़ाते चल रहे हैं दक्षिण गोलार्ध में, तो 15 से लेकर के 15 का मतलब 15 उत्तरी अक्षांश लेके, और यह 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश में जो है यह देख सकते हैं कि अब इसमें कमी होनी शुरू हो गई है। इसके बाद यह देखें तो पुनः ये स्थिति बन रही है। यानी 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश में यह पुनः बढ़ रहा है, और 30 से 50 डिग्री दक्षिण में यह पुनः घट गया, और 50 से 70 दक्षिण अक्षांश में यह पुनः इसके अपेक्षा घट गया है। लेकिन यहाँ पर देखें उत्तरी अक्षांश की तुलना करें तो जो रेंज है 50 से 70 यह रेंज है, इसमें देखें तो यह ज़्यादा दक्षिण गोलार्ध में लवणता अपेक्षा जो उत्तरी अक्षांश के। और सर्वाधिक देखें जो लवणता यहाँ प्रदर्शित की जा रही है, तो यहाँ देखें 35 से 36 जो है उत्तरी गोलार्ध में इस अक्षांश पर है, और दक्षिण गोलार्ध में इस अक्षांश पर सर्वाधिक लवणता पाई जा रही है। ज्वार भाटा, स्प्रिंग्स टाइड्स को समझ लेते हैं, जो एग्जाम के स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट ये होते हैं। तो इसमें देखें महासागरीय गतिविधियों के अंतर्गत ज्वार भाटा का महत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसके कारण सागर का जल गहराई तक प्रभावित होता है। ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न तरंगों को ज्वारी तरंगे कहते हैं। समुद्र जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं। यानी ऊपर उठेगा तो ज्वार था, नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा, सूर्य, ध्यान देना है कि चंद्रमा है, सूर्य है, तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी तीनों इसमें शामिल हैं। तीनों की जो पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसमें चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी शामिल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी इसमें चलिए देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा संपूर्ण पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा की ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा संपूर्ण पृथ्वी क्या करते हैं? सूर्य तथा चंद्रमा की ओर खींचते हैं। इसका प्रभाव स्थल की अपेक्षा जल पर अधिक पड़ता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, यानी पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ज्वार भाटा का एक अन्य कारण है। ये भी कारण है, ध्यान देना है। गुरुत्वाकर्षण बल तो है, इसके बाद अब पृथ्वी का अपकेंद्री बल भी है। चंद्रमा की ओर वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्री बल दूसरी ओर ज्वार उत्पन्न करता है। पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की स्थिति, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति में अंतर, पृथ्वी में जल के असमान वितरण तथा महासागरों की आकृति और विस्तार में विषमताओं के कारण ज्वार भाटा की ऊंचाई एवं गहराई एक स्थान दूसरे स्थान पर अंतर पाया जाता है। तो इसमें सर्वाधिक देखें नजदीक पृथ्वी की नदी चंद्रमा है। चंद्रमा पर जो है ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है अपेक्षा देखें तो वह सूर्य के अपेक्षा, इसलिए ज्वार भाटा के लिए ज़्यादा उत्तरदायी जो चंद्रमा है पृथ्वी के लिए। तो ज्वार भाटा के प्रकार को समझ लेते हैं। तो अर्ध दैनिक ज्वार और उच्च ज्वार यहाँ पर हैं। तो दैनिक ज्वार
और उच्च ज्वार यहाँ पर मिश्रित ज्वार, उप भू ज्वार, अयन वृत्ति ज्वार, भूमध्य रेखी ज्वार आते हैं। समझ लेते हैं। तो ये है कि अर्धदैनिक ज्वार यानी आधा दैनिक यानी डेली जो ज्वार आएंगे यानी चढ़ा होगा, तो प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं प्रत्येक दिन, या डेली आएगा। यह प्रति 12 घंटे 26 मिनट पश्चात आता है, यानी प्रत्येक दिन 12 घंटे 26 मिनट के पश्चात यह आता है, यानी ज्वार आता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पृथ्वी की स्थिति है। पृथ्वी पर जो जल है भी महासागरों के रूप में देख लिया। पृथ्वी क्या कर रही है, ये ऑर्बिट में अपना परिभ्रमण कक्ष इनका, पृथ्वी का परिभ्रमण कक्ष और घूर्णन कक्ष भी इनका है। तो चंद्रमा यह है, और इसके बाद सूर्य का चक्कर, यानी चंद्रमा तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ सूर्य बड़ा है, इसका चक्कर ये पृथ्वी लगाएंगे, तो इससे प्रवाह से ज्वार भाटा आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, और यहाँ पर चंद्रमा का नज़दीक आना, पृथ्वी के जब नज़दीक काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं चंद्रमा जब पृथ्वी के नज़दीक, और ये डिस्टेंस कितना हो जाता है देखें तो यह आपका जो होता है 3,35,000 किलोमीटर हो जाता है, 3,35,000 किलोमीटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज्वार की स्थिति, ज्वार भाटा बनेगी, और इस घटना को अब्बू कहते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आना पेरिजी कहलाता है, अब्बू कहलाता है। और चंद्रमा का पृथ्वी से काफ़ी दूर होना, यानी जब ये देखें तो आपका जब यह डिस्टेंस 4,07,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा होती हैं, तो ये उपभू या एपीजी घटना होती है, और इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी दूर होते हैं। और ये देखें तो चंद्रमा का परिभ्रमण कक्ष है। ध्यान देना है कि चंद्रमा का परिभ्रमण कक्ष और यानी घूर्णन कक्ष दोनों सेम होता है, इसलिए चंद्रमा का एक ही पार्ट हमेशा दिखाई देता है, दूसरा भाग हमेशा अंधकार बना रहता है। इस पर विस्तार से चर्चा पूर्व के लेक्चर में कर लिया है। तो ये घटना जो उत्तरदायी है ज्वार भाटा के लिए। इसके बाद दैनिक ज्वार में देखें तो इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। ध्यान देना है कि उच्च और निम्न ज्वारों की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। 24 घंटे 52 मिनट के अंतर पाता है, 24 घंटे 52 मिनट के अंतर पाता है। और इसका आधा हमने देखा था, 12 घंटे 26 मिनट पर जो आता है वो भाटा आता है, यहाँ पर ज्वार आता है, सॉरी 12 घंटे 26 मिनट पर क्या आता है, ये आपका ज्वार आता है। और दैनिक ज्वार की घटना को ये हमने देख लिया। मिश्रित ज्वार देखें, यानी ये दैनिक ज्वार है, और ये क्या था, ये अर्ध दैनिक ज्वार था। और ये दैनिक ज्वार कितने पाता है, 24 घंटे 52 मिनट पर, और अर्ध दैनिक ज्वार इससे आधे मिनट में आ जाते हैं, इसके आधे समय में अर्ध दैनिक ज्वार आता है। मिश्रित ज्वार देखें तो ऐसे ज्वार भाटा जिसकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उससे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर में बहुत से द्वीप समूह उत्पन्न होते हैं। इसके बाद उपभू ज्वार अपोजी देखें तो परिक्रमा के समय जैसे चंद्रमा पृथ्वी के अति निकट पहुंचता है तो इस स्थिति उपभू यानी अपोजी स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ज्वार को उपभू ज्वार कहते हैं। अपभू ज्वार देखें तो उपभू के विपरीत स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी की मध्य दूरी बढ़ जाती है और अब्बू की स्थिति पैदा होती है। इससे उत्पन्न ज्वार को अब्बू यानी पेरिजी ज्वार कहते हैं। ज्वार भाटा का महत्व समझ लेते हैं। तो मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के साथ खुले समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं और भाटे के साथ सुरक्षित तट पर लौट आते हैं। ज्वार भाटे की वापसी लहर समुद्री तट पर बसे नगरों की सारी गंदगी तापरोसी जल को समुद्र बहाकर ले जाती है। ज्वार भाटा के कारण समुद्र जल गतिशील होता है, जिससे वह साफ रहता और जमता नहीं। इंग्लैंड के बंदरगाहों के शीत ऋतु में न जमने का एक महत्वपूर्ण कारण ज्वार भाटा ही है। आगे इसमें देखें तो यहाँ पर ज्वार के समय ऊपर चढ़े हुए जल को बांध बनाकर भाटे के साथ ऊंचाई से गिराकर विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। उदाहरण के लिए भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में, गंगा डेल्टा के सुंदरबन क्षेत्र में, यानी भारत में यह जो है संभावना है विद्युत उत्पन्न करने की। इसके बाद महासागरीय धाराओं को देख लेते हैं। तो महासागरीय धाराएं यानी ओशन स्ट्रीम क्या हैं। धाराएं अक्सर धरातली भागों में बहने वाली नदियों की समान ही होती हैं। सागरीय गतिविधियों में धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं क्योंकि इनके द्वारा सागरीय जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरीय धाराओं के अनेक आर्थिक लाभ होते हैं। इसके सागरीय परिवहन मार्ग निश्चित किए जाते हैं। धाराओं की उत्पत्ति का ये कारण इसमें देखे जा सकते हैं। प्रचलित पौने इसमें दी गई है। प्रचलित पौने मैंने महत्वपूर्ण से चर्चा पूर्व में कर ली थी। कटिबंध में कर्क और मकर रेखा के बीच सन्मार्गी पौने चलती हैं एंड ट्रेड विंड्स इन व्यापारिक पौने को कहता है। विस्तार से समझ लिया है पूर्व के लेक्चर में। ऋतु परिवर्तन को यहाँ देख सकते हैं कि भूमध्य रेखी धारा केवल ग्रीष्म ऋतु में बहती है। भूमध्य रेखी जो धारा तो ग्रीष्म ऋतु में बहती है। सारी जानकारी इसमें। महासागरीय धाराओं के प्रकार, अब ये प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको दो वर्गों में बांटा जाता है। गर्म धाराएं होती हैं, ठंडी धाराएं होती हैं। गर्म धाराएं देखें, जो धाराएं गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं, जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं उन्हें गर्म धारा कहते हैं। ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान घटा देती हैं। ठंडी धाराएं देखें तो जो धाराएं ठंडे क्षेत्रों से
जो धाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों को चलती हैं ठंडी धाराएं कहते हैं। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा को चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ तापमान घटा देती हैं। तो ये घटा देती हैं। यहाँ पर इमेज प्रिंट कर दिया है, घटाने देगी बढ़ा देगी, क्योंकि गर्म धारा है, घटा देगी तो गर्म कैसे रह जाएगी। यहाँ बढ़ा देगी, जिन क्षेत्रों में वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं, गर्म धाराएँ हैं। इसके बाद एल नीनो और ला नीनो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय जलवायु के लिए, मानसून के लिए ला नीनो एल नीनो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एल नीनो को विपरीत धारा, ध्यान देना, विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह धारा दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि भारत में मानसूनी घटनाएं इससे प्रभावित होती हैं। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ला नीनो, ये ला नीनो को एल नीनो को छोटी बहन के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखना है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होती है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। एल नीनो देखें तो भारत में जो है एल नीनो जो होता है, यह जो होता है सूखा कारण होता है, और ला नीनो जो होता है यह मानसून के अनुकूल गतिविधि के लिए होता है। अर्थात ला नीनो जब आता है तो भारत में प्रचुर मानसूनी वर्षा होती है, जबकि एल नीनो में जो होती है भारत में सूखा बनने की संभावना बनी रहती है। थोड़ा सा ज्वार भाटा को हालांकि हमने विस्तार समझ लिया, लेकिन कुछ अन्य नोट्स के माध्यम से इसको थोड़ा संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें, ज्वार भाटा जो होता है चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार टाइट कहते हैं। सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को सागर की ओर जब लौटता तो भाटा कहते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल, ध्यान देना है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के अपेक्षा दुगना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अति निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, अमावस्या का मतलब जो होता है न्यू मून होता है, और पूर्णिमा का मतलब फुल मून के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं। अतः इस दिन ज्वार उत्पन्न होता है, यानी अमावस्या पूर्णिमा क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को, यानी दोनों पक्षों यानी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष हो, दोनों पक्षों सप्तमी अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावी हो जाते हैं। अतः इस दिन निम्न ज्वार आता है। यानी निम्न ज्वार कब बनता है, दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को बनता है। और पृथ्वी प्रत्येक स्थान प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है, तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद, यानी इसका आधा यानी 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी की अपकेंद्री बल के कारण। और इसमें ध्यान दें, सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमान नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें ध्यान दें तो महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में तथा न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। अब चलिए देखते हैं अब गर्म और ठंडी धाराएं जो महासागरों की है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। तो इसकी 2 भाग हैं, यानी 2 प्रकार की गर्म धारा। देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर पूछता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की कौन सी गर्म धाराएं हैं। तो देखें, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा किसकी, उत्तरी अटलांटिक महासागर की, इसको याद रखना है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा या हाइट्रस अंतर्द्वीप नॉर्वे गर्म धारा यह है। उत्तरी अटलांटिक भूमध्यरेखी, यानी उत्तरी अटलांटिक भूमध्यरेखी धारा एंटिलिन गर्म धारा तथा फ्लोरिडा की गर्म धारा जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं हैं। ठंडी धारा देखें इसमें कौन कौन सी है, तो कनारी ठंडी धारा है और लेब्राडोर जो है ठंडी धारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी 2 प्रकार की धाराएं हैं, यानी इसके उत्तर भाग में भी दोनों धाराएं पाई जाती हैं, एक गर्म और ठंडी, इसको याद रखना। इसके बाद दक्षिण अटलांटिक महासागर में भी गर्म और ठंडी धाराएं पाई जाती हैं। तो इसकी गर्म धाराएं देखें, दक्षिण अटलांटिक महासागर गर्म धाराएं, दक्षिणी विश्वती गर्म धारा है और ब्राजील की गर्म धारा है। और ठंडी धाराएं कौन सी है इसमें, तो ये आपकी फाकलैंड ठंडी धारा, दक्षिणी अटलांटिक सागरी ड्रिफ्ट धारा और वेनेजुएला की ठंडी धारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखें, फाकलैंड अक्सर पूछता है, फाकलैंड जो ठंडी धारा कहाँ की है। और इसमें जो है पूछता है जो एग्जाम दृष्टिकोण से, वो कनारी ठंडी धारा ये कहाँ की, अक्सर एग्जाम पूछ देता है। तो ये एग्जाम दृष्टिकोण से इसको याद रख सकते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा को कई बार पूछा है। अब चलिए हिंद महासागर की धाराओं को देखें, तो इसके भी 2 भाग हैं। उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं, तो उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं देखें तो इसमें जो है उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं में मलक्का जलडमरू मध्य की धारा, प्रति विश्वती धारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट धारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून अपवाह धारा। दक्षिण हिंद महासागर की धाराओं में ये देखें, यानी उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं देख रहे हैं हमने, दक्षिण हिंद महासागर की धाराओं को देखें तो मोजाम्बिक की गर्म धारा, यानी मोजाम्बिक की धारा क्या है, गर्म धारा है। दक्षिणी भूमध्यरेखी धारा, मेडागास्कर की गर्म धारा,
अगुलहास की गर्म धारा, यहाँ ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम पूछता है अगुलहास की गर्म धारा कहाँ है, दक्षिण हिंद महासागर से संबंधित है। पछुआ पवन ड्रिफ्ट अथवा पश्चिमी प्रवाह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा जो दक्षिण हिंद महासागर की धाराएं हैं। तो इसमें थोड़ा सा और अपडेट कर लेते हैं, देखें यानी हिंद महासागर में देखें जो हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी धाराएं हैं, गर्म और अस्थायी जो धाराएं, पहले इसमें देख लें तो ठंडी जल धाराएं जो है दो ही हैं, हिंद महासागर की ठंडी जल धाराएं दो ही हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा बल्कि एक है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जल धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा है। बकिया शेष जो इसमें हैं वे हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी धाराएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने अगुलहास की जलधारा को देखा, मोजाम्बिक की जलधारा और दक्षिण विषुवती रेखा को देखा है। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील होती है, गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है, एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा होती है। अब महासागरीय तरंगों को देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिया गया, इसको आप देख सकते हैं, प्रवाह एवं प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ को देखा जा सकता है। यानी इसमें प्रशांत महासागर की धाराओं को नहीं दिया है, तो प्रशांत महासागर की धाराओं को भी इसमें समझ लेते हैं। तो ध्यान दें, प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं, यानी प्रशांत महासागर की गर्म धाराओं को देखें तो कौन कौन सी धाराएं होती हैं, तो कुल मिलाकर देखें 9 गर्म धाराएं होती हैं और 4 जो है प्रशांत महासागर में ठंडी धाराएं होती हैं। चूंकि सबसे कम ठंडी धाराएं उसको देख लें तो प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएं 2 होती हैं, क्यूराइल विषुवती जलधारा होती है, कैलिफोर्निया की जलधारा होती है, हम्बोल्ट या पिरुवन की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अब प्रशांत महासागर गर्म जलधारा देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है एल नीनो जलधारा, जिसको हमने ऊपर देखा, एल नीनो जलधारा, ये गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। इसके बाद क्यूरोसियो की जलधारा ये अलास्का की जलधारा है। इसके बाद सुसीमा की जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। हमने देखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो थी वह हिंद महासागर से संबंधित थी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो ठंडी जलधारा है, और जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा होगा तो प्रशांत महासागर की होगी और गर्म जलधारा होगी। विषुवती विपरीत विषुवती जलधारा भी है, यानी इस सारी जलधाराएं देखें तो ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं थी। प्रवाल भित्तियों में देख सकते हैं, यानी कोरल रीफ देखें, प्रवाल का निर्माण सागरी जीव मूंगे या कोरल पालिप के अस्थि पंजरों के संकेतन या संयोजन से होता है। मूंग किसे कहते हैं? मूंग के मृत होने पर उसके खोल पर दूसरा मूंगा अपना खोल बनाने लग जाता है। इस क्रिया के बार बार होने के कारण एक विस्तृत भित्ति का निर्माण होता है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल के विकास की दशाएं क्या होती है, अक्सर एग्जाम पूछता है। तो प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से, यानी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 250 दक्षिण अक्षांशों 250 दक्षिण अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप तट के सहारे सागरी चबूतरों पर होता है। यानी प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है 25 डिग्री उत्तर से लेकर के यहाँ पर 250 लिख दिया है, 250 दक्षिणी अक्षांश नहीं बल्कि ये 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा, यानी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 25 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप तट के सहारे सागरी चबूतरों पर होता है। प्रवाल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की तुलना में अधिक विविधता पाई जाती है। प्रवाल अक्सर कम गहराई तक पाए जाते हैं। ये 200 से 250 फीट पर, यानी 60 से 70 मीटर से अधिक गहराई पर प्रवाल मर जाते हैं। प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल का होना आवश्यक है, यानी प्रवाल का विकास होने के लिए स्वच्छ जल का होना आवश्यक है अक्सर, और साथ के कारण प्रवाल का मुख बंद हो जाता है। यानी प्रदूषण कारण जो होते हैं या तापमान कारण जो होते हैं वे प्रवाल या कोरल मरने लगते हैं, अक्सर एग्जाम पूछा जा सकता है, यानी पूछा जाता है। अभी देखें तो 22 दिसंबर 2024 को अपर पीटी एग्जाम यानी यूपीपीएससी द्वारा अपर पीटी एग्जाम जो पूछा गया था उसमें हिंद महासागर में जो प्रवाल भित्तियाँ हैं उसके मरने का कारण पूछा गया था। तो ये इसको यहाँ देख सकते हैं। अत्यधिक लवणता में प्रवाल विकसित नहीं होते हैं, अत्यधिक लवणता में प्रवाल विकसित नहीं होते हैं। पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक, इसलिए नदियों के मुहाने प्रवाल विकसित नहीं होते हैं। सागरी तरंगिता धाराएं प्रवालों के लाभदायक होती हैं, क्योंकि लहरों धाराओं द्वारा इनके लिए भोजन लाया जाता है। यही कारण है कि प्रवाह बंद सागर में विकसित नहीं होते हैं। लैगूनों में प्रवाल मृत रूप में होते हैं। प्रवालों के लिए उच्च तापक्रम यानी 23 से 25 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है, लेकिन ये अति उष्ण जल और न ही अति ठंडे में पनप सकते हैं। भूमंडलीय तापमान का इस प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रवाल भित्तियों के प्रकार देखें तो प्रवाल भित्ति अनेक प्रकार के होते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति होता है, अवरोधक प्रवाल भित्ति एटाल होते हैं, प्रवाल विरंजन होते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति को यहाँ समझ सकते हैं। महाद्वीपों किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति यानी फ्रेंच कोरल रीफ कहते हैं। इस तरह की भित्तियाँ मकाऊ द्वीप, फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एवं मन्नार खाड़ी में रामेश्वर की समय पाई जाती है। एटाल देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि घोड़े के नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्तियों को एटाल कहा जाता है। फुनाफोटी एटाल एक प्रसिद्ध एटाल है। अवरोधक प्रवाल भित्ति यानी बैरियर कोरल रीफ देखें, सागर तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर स्थित वृत्ताकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। विश्व के प्रसिद्ध अवरोधक ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जिसकी लंबाई 1920 किलोमीटर, चौड़ाई 160 किलोमीटर है। तो ये विश्व की प्रसिद्ध अवरोधक ग्रेट बैरियर रीफ ही है। प्रवाल विरंजन देखें,
ब्लीचिंग को समझ लेते हैं तो प्रवाल विरंजन का सीधा अर्थ प्रवाल की मृत अवस्था से है। प्रवाल विरंजन की अवस्था में सवालों का रंग श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिणामस्वरूप उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। विरंजन यानी प्रवाल विरंजन के प्रकार देखें तो केटा स्ट्राफिन विरंजन 70% तक नेगेटिव है। प्रचंड विरंजन 50 से 70% ये भी नेगेटिव। सामान्य विरंजन जो है यह है 20 से 50% नेगेटिव पार्ट में होता है। प्रवाल विरंजन कारण देखें, इसके लिए एल नीनो घटना एक प्रमुख कारण है। यानी एल नीनो क्या था, प्रशांत महासागर गर्म जलधारा था जो कि भारत के मौसमी यानी मानसून को ये प्रभावित करता है, यानी भारत में सूखा का कारण बनता है एल नीनो। और इसकी जो छोटी बहन ला नीनो होती है ऊपर देखा। अधिकांश वैज्ञानिक भूमंडलीय तापमान में वृद्धि को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण मानते हैं। कभी कभी अचानक संक्रामक रोगों जैसे ब्लैक बैड रोग, कोरल प्लेग, व्हाइट बैंड रोग की महामारी का रूप लेने के कारण प्रवाल की मृत्यु के व्यापक स्तर होती है। भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण उच्च द्वीपों की अपरदन कारण उत्पन्न अवसादन निक्षेपण से प्रवाल विरंजन की स्थिति पैदा होती है। मछली पकड़ने की गलत नीति तथा क्षयकारी पद्धति कारण भी प्रवाल विरंजन की विकट स्थिति पैदा हो जाती है। सागरीय संसाधन, महासागर के अंदर पाए जाने वाले जैविक अजैविक संसाधनों की सागरीय संसाधन कहा जाता है। इसके 3 प्रकार हैं। खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्स, महाद्वीपीय मग्न तट के निष्पक्ष रूप में महासागरीय ढालों पाए जाने वाले खनिज, गहरे सागरों के तटीय पाए जाने वाले खनिज। यानी इसमें देख सकते हैं ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स में परंपरागत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, खनिज तली पेट्रोलियम गैस, परंपरागत ऊर्जा, तरंग ऊर्जा सागर में पाए जाते हैं। खाद्य संसाधन, फूड रिसोर्स में इसके 2 प्रकार हैं। खाद्य एक फूड, जंतु संसाधन एनिमल रिसोर्स, मछली, झींगा, केकड़ा, जंतु प्लैंक्टन। पादप संसाधन प्लांट रिसोर्स, पादप प्लैंक्टन, सागरीय घास। अखाद्य नॉन फूड में प्रवाल और शिप है। सागरीय निरपेक्ष में देखें तो महासागरीय नितल अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। महासागरीय निक्षेप के स्रोत यहाँ दिखाए गए। जल संधियाँ देखें, 2 यानी इंपॉर्टेंट है, 2 स्थल खंडों को अलग करने वाले या 2 जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले सक्रिय जलीय भाग को जल संधि कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से विश्व की प्रमुख जल संधियों में देखें तो मलक्का जल संधि अक्सर क्या पूछता है, तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जो जोड़ता है वो मलक्का जल संधि। और यह भौगोलिक स्थिति है इंडोनेशिया और मलेशिया में, इसकी भौगोलिक स्थिति है। एम क्यूरेले जल संधि अटलांटिक महासागर में कनाडा में है। न्यूमोरे जल संधि प्रशांत महासागर में जापान में है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी बंगाल खाड़ी भारतीय श्रीलंका में है। सुंडा जल संधि वेरी इंपॉर्टेंट है, जावा सागर हिंद महासागर इंडोनेशिया में इसकी स्थिति है। इसके बाद इसमें देखें तो सुंडा जल संधि को हमने देख लिया। इसके बाद टोकस जल संधि देखें तो पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर जापान में है। सुगारू जल संधि जापान सागर प्रशांत महासागर जापान में है। सुसीमा जल संधि जापान सागर में पूर्वी चीन सागर जापान में है। यूटाकन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी कैरिबियन सागर मैक्सिको क्यूबा में है। मिसना जल संधि भूमध्य सागर में इटली और सिसिली में है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर इन एजियन सागर इटली अल्बानिया में है। वाव एल मांडव जल संधि लाल सागर अरब सागर यमन जिबूती में है। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप पर है। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर मोजाम्बिक और मालागासी द्वीप में है। लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन एवं फिलीपींस सागर में, ताइवान लुजोन द्वीप फिलीपींस में। वाला बैक जल संधि सुलू सागर एवं सेलेविस सागर में, पलावान और बोर्नियो में। सैफी कॉफ जल संधि अलास्का खाड़ी में, अलास्का कोडियोक द्वीप में। नॉर्थ चैनल जो आयरिश सागर अटलांटिक महासागर आयरलैंड इंग्लैंड में है। टारस जल संधि अफ्रा सागर और पापुआ की खाड़ी पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में। हुंडास जल संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वांडीमर खाड़ी में मेलविन द्वीप ऑस्ट्रेलिया में। बास जल संधि ये भी इंपॉर्टेंट है, तस्मान सागर दक्षिणी सागर ऑस्ट्रेलिया में। बिल द्वीप जल संधि सेंट लॉरेंस खाड़ी एंड अटलांटिक सागर कनाडा में। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर चुक सागर अलास्का रूस में। बोनी फैल्सो जल संधि मध्य सागर कोर्सिया सार्डिनिया में है। वास्पोरस जल संधि काला सागर मरमरा सागर तुर्की में। डैम्पिया जल संधि प्रशांत महासागर इंडोनेशिया में। डाल नजीन जल संधि मरमरा सागर एजियन सागर तुर्की में। डेविस जल संधि बेबिन खाड़ी अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड कनाडा में। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और अटलांटिक महासागर इंग्लैंड फ्रांस में है। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ यहाँ पर है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर इंग्लैंड फ्रांस में। फ्लोरिडा जल संधि महासागर मैक्सिको खाड़ी अटलांटिक क्यूबा महासागर में। इसमें जो महत्वपूर्ण उसको देख लेते हैं। हरमुज जल संधि इंपॉर्टेंट है, फारस खाड़ी ओमान खाड़ी ओमान ईरान में यह है। इसके बाद हडसन देख सकते हैं, जिब्राल्टर देख सकते हैं, जापान जल संधि कारीमाटा जुआन, कोरिया जल संधि मैग्नस मकासर जल संधि इत्यादि जो जल संधियाँ दिखाई गई। इसके बाद इसमें जो है समुद्री तटीय रेखाएं हैं, आगे हम इसको अगले लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे विश्व के महाद्वीप आएंगे, यानी ये सारी जानकारी जो अगली टॉपिक है विश्व के महाद्वीपों में हम जो भी महाद्वीप हैं यानी विश्व के जो 7 महत्वपूर्ण महाद्वीप हैं उसको हम विस्तार चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तुलनात्मक रूप से दिया गया है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक जो महासागर हैं महाद्वीप हैं, इनका यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तो अगले लेक्चर में इसको विस्तार से लेने का प्रयास करेंगे।